गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद कुमार जहांगीर फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, यानी मोनोसैकेराइड्स पढ़ रहे थे हम, और इस मोनोसैकेराइड में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। क्योंकि हमारे मोनोसैकेराइड में दो ही बताए थे मैंने आपको। वैसे ग्लैक्टोज है, लेकिन ग्लैक्टोज केवल एक हार्वर्ड संरचना में आएगा डाइसैकेराइड्स की में। बाकी यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ग्लूकोज, पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज को, फिर इसके बाद में फ्रक्टोज को। तो आप ग्लूकोज को डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ग्लूकोज जो है वो एक एल्डोहेक्सो शर्करा है। क्योंकि हमने मोनोसैकेराइड्स में जब एल्डिहाइड और कीटोन समूह के बारे में पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड्स में अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज और कीटोन है तो कीटोज। तो 6 कार्बन है तो हेक्सोस है ये, लेकिन इसमें क्या है, एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, इसलिए इसे एल्डोहेक्सोस भी कहते हैं ग्लूकोज को। इसे डेक्टोज शर्करा भी कहते हैं। क्योंकि इसके भौतिक गुणधर्म में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम कि डेक्टोज शर्करा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। यानी कि पीपीएल के तल को, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये दाईं ओर घुमाता है, इसलिए इसे डेक्टोज शर्करा भी कहते हैं। इसे स्टूडेंट्स अंगूर शर्करा भी कहते हैं। अंगूर शर्करा क्यों कहते हैं अंगूर शर्करा? क्योंकि यह पके हुए अंगूरों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो पके हुए अंगूर होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसे अंगूर शर्करा भी कहा जाता है। तो ग्लूकोज को अंगूर शर्करा भी कहते हैं। एक नोट है, और इस नोट में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज व फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के तीसरे कार्बन पर देखो, नीचे ये उदाहरण है। तीसरे कार्बन पे देखो, पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा कार्बन ये रहा। इस तीसरे कार्बन पे देखो OH समूह। पहले पे देखो CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह। दूसरे पे देखो OH समूह दाईं ओर है। फिर तीसरे पे देखो बाईं ओर हो गया, चौथे, पांचवें और छठे पे देखो नीचे दाईं ओर है। तो इसका मतलब इस नोट में है ग्लूकोज व फ्रक्टोज की संरचना में तीसरे कार्बन पर उपस्थित OH समूह जो है वो बाईं ओर होता है। केवल तीसरे कार्बन पर, किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तीसरे कार्बन पर उपस्थित OH समूह किधर होता है? बाईं ओर होता है। तो ये बाईं ओर है, ये नोट है। अब देखिए, इसमें एग्जाम्पल के लिए हमने ये यहाँ पे दे रखा है, एक ग्लूकोज की संरचना बना रखी है। ग्लूकोज की इस प्रकार की संरचना होती है। ऊपर CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, फिर CH, इधर OH, फिर तीसरे कार्बन पे OH बाईं ओर और H दाईं ओर, फिर बाकी सभी पे COH दाईं ओर, H COH H CH2OH। यानी कि ये एक एल्डोहेक्सोस। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह पे इस ग्लूकोज में उपस्थित है, इसलिए एल्डोहेक्सोस। और ये क्या है? एक ग्लूकोज। ठीक। तो इसकी दूसरी संरचना या इस प्रकार से भी होती है ये संरचना, CH। अब देखो यहाँ पे H और OH, CHOH 1, CHOH 2, CHOH 3 और CHOH 4, ये 4 हो गए। इसीलिए यहाँ पे देखो CHO ऊपर ऐसे कैसे हो गया, और इसके नीचे CHOH 4 हैं, तो CHOH का होल 4 और CH2OH। इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHOH का होल 4 CH2OH। या फिर इसका कंप्लीटली सूत्र देखें तो देखो, इसमें कार्बन 6 है तो C6, H 12 है, H 12 और O 6 है तो O6। तो इसको इस सूत्र से भी दर्शाते हैं, C6 H 12 O6। ये ग्लूकोज का होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है, लेकिन संरचना में डिफरेंट होगा। और देखिए यहाँ पे इस एल्डोहेक्सोस, क्योंकि हमने हेक्सोस पढ़ा था ना, उसमें देखा था कि 4 किरेल कार्बन परमाणु होते हैं। तो इस एल्डोहेक्सोस में भी 4 किरेल कार्बन है। CHO को छोड़ दो, बाकी इसके नीचे वाला देखो, ये वाला किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है, इसके नीचे वाला भी किरेल है। लास्ट वाला जो CH2OH है वो किरेल नहीं है। तो बीच वाले देखो 1 2 3 और 4, ये बीच वाले जो हैं ये 4 किरेल कार्बन हो गए। तो इसलिए इसके जो प्रकाशिक समावयव हैं n बराबर 4 हो जाएंगे। तो प्रकाशिक समावयव की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि 2 की घात n, इसलिए n बराबर 4, तो 4 चौक 16। तो ये हो गए ग्लूकोज में प्रकाशिक समावयव की संख्या 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम यहाँ बात करते हैं ग्लूकोज बनाने की विधियाँ। ग्लूकोज बनाने की कौन कौन सी विधि है? तो देखो, सबसे पहले हम ग्लूकोज बनाने की विधियों में पढ़ेंगे सुक्रोज से। इस विधि को प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं, यानी ये प्रयोगशाला विधि भी है। तो यहाँ पे हम या करके भी लिख सकते हैं, सुक्रोज से या प्रयोगशाला विधि। देखिए, मैंने एक लाइन लिख दी है,
यह एक प्रयोगशाला विधि है, क्योंकि प्रयोगशाला में इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जब सुक्रोज को क्या करते हैं, सुक्रोज का जलापघटन करते हैं। जलापघटन का मतलब होता है H2O मिलाते हैं इसके साथ में, सुक्रोज के साथ। ये तनु HCl या फिर H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर ये ना इन्वर्टेज एक एंजाइम होता है, इसकी उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाता है ग्लूकोज का। ये होता है C6H12O6, इसका जल अपघटन करवाया जाता है। देखिए जल मिलाया गया इसमें। और तनु HCl या फिर H2SO4 या फिर इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जल अपघटन करवाया जाता है। तो इसके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। सूत्र दोनों का सेम होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। अर्थात हमने जब डाइसैकेराइड पढ़ा था तो उसमें भी पढ़ा था हमने कि ये एक डाइसैकेराइड है सुक्रोज, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो हमें प्राप्त क्या करना है, ग्लूकोज। तो इसमें फ्रक्टोज जो है वो भी होता है, लेकिन ग्लूकोज को आश्रित कर लिया जाता है, तो ये ग्लूकोज प्राप्त हो गया सुक्रोज के। ये है प्रयोगशाला विधि। दूसरी जो विधि है वो है स्टार्च के जल अपघटन से। इसे औद्योगिक विधि बोल सकते हैं, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है। इसलिए स्टार्च के जल अपघटन से भी हमें क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट, जब स्टार्च का जल अपघटन करवाया जाता है तो ये जल अपघटन तनु H2SO4 यानी तनु अम्ल की उपस्थिति में 393 केल्विन ताप पर, और जिसका जो ताप होता है वो 393 केल्विन होता है, और इसका जो प्रेशर रखा जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो जैसे वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, वो 2 से 3 ATM रखा जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 से 3 ATM, ये इसका दाब होता है। अब इसका जब जल अपघटन करवाया जाता है, वही जल अपघटन स्टार्च का, क्योंकि स्टार्च का जो सूत्र होता है वो होता है C6H10O5 होल N, ये स्टार्च का होता है। होल N है इसलिए हम NH2O लिए। अब इसकी उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे तो सारे के सारे जो अणु प्राप्त होंगे हमें मोनोसैकेराइड्स, वो सारे के सारे ग्लूकोज के ही प्राप्त होंगे, C6H12O6, क्योंकि C6H12O6 प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए ये प्रयोगशाला औद्योगिक विधि है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये हो गए ग्लूकोज के बनाने की विधियाँ। अब हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे ग्लूकोज के। भौतिक गुणधर्म यानी भौतिक रूप से इनको किस प्रकार से ये दिखते हैं, देखा जा सकता है। गलनांक, गंध, रंग जो भी होते हैं सारे भौतिक होते हैं, अवस्थाएं। तो इसके जो भौतिक गुणधर्म है वो निम्न है। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज होता है, जैसे अपन चीनी देखते हैं इस टाइप से ही ग्लूकोन-डी कभी आपने देखा हो, एक पाउडर सा वाइट कलर का आता है। तो ग्लूकोज होता है वो एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस तथा स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। जैसे ग्लूकोन-डी पीते हैं तो मीठा मीठा लगता है, या चीनी जैसे मीठा होता है, क्योंकि उसमें सुक्रोज होता है, वो चीनी होती है एक तरह से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज उसके अंदर होते हैं। तो सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस तथा स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। इसका जो गलनांक होता है वो 419 केल्विन होता है स्टूडेंट, 419 केल्विन ग्लूकोज का गलनांक होता है। लेकिन मोनोहाइड्रेट के रूप में, मोनो मतलब एक होता है, हाइड्रेट का मतलब जल का अणु होता है, तो मोनोहाइड्रेट के रूप में इसका जो गलनांक होता है वो होता है 319 केल्विन। गलनांक इसलिए क्योंकि एक इसलिए ठोस होता है और ठोस हमेशा पिघलता है पहले, तो इसका 319 केल्विन मोनोहाइड्रेट के रूप में गलनांक होता है, वरना ग्लूकोज का गलनांक जो होता है वो होता है 419 केल्विन। अगला जो भौतिक गुणधर्म है वो है जल में, तो ये विलय होता है, जल में विलय, और एल्कोहल में ये अल्प विलय यानी कि आंशिक रूप से घुलता है, पूरा नहीं घुलता है। जल में पूर्ण तक घुल जाता है, लेकिन अल्कोहल में आंशिक विलय होता है। तथा ईथर में ये अविलय होता है, घुलता ही नहीं है ईथर में, तो ये ईथर में क्या होता है, अविलय होता है। अगला है यह दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। पीपीएल के तल को किधर घुमा देता है, दाईं ओर घुमा देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और इसीलिए ये एक डेक्टोज शर्करा, मैंने बोला था शुरू में कि एक डेक्टोज शर्करा है। डेक्टोज इसलिए होता है क्योंकि ये दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाता है, इसलिए दक्षिण ध्रुवण घूर्णक प्रकृति का होता है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे ग्लूकोज की संरचना, और वो भी कौन सी, अचक्रीय यानी कि विवृत श्रृंखला संरचना। अचक्रीय श्रृंखला संरचना बोलते हैं इसे, विवृत मतलब अचक्रीय श्रृंखला संरचना। तो ग्लूकोज की विवृत संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, ग्लूकोज की जो विवृत श्रृंखला संरचना है या विवृत संरचना है, ये विवृत संरचना कुछ अभिक्रियाओं के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ अभिक्रियाएं बताई गई इसकी,
कि इसमें ये चीज़ें उपस्थित होती है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ग्लूकोज की संरचना के बारे में कि एक CHO समूह पर ऊपर होता है, फिर उसके बाद में CHOH होता है, इसमें OH तीसरे कार्बन पे बाईं ओर होता है। ये सारी संरचना हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर हम उसी संरचना का हम यहाँ पे बारी बारी अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो तो हमने संरचना यानी याद करने के बाद में पढ़ी है कि वो संरचना होती है, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट ने जो संरचना दी थी तो ये सारी चीज़ें रिएक्शन के द्वारा साबित करके फिर ये संरचना दी थी। तो यहाँ पे क्योंकि ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सो शर्करा है, एल्डोहेक्सो इसलिए अभी बताया था मैंने आपको, क्योंकि इसमें एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, CHO समूह उपस्थित होता है, इसलिए एक एल्डोहेक्सो शर्करा है। इसके बारे में हमने पढ़ा था ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 है, O6 होता है। तो इस ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना है, इस श्रृंखला संरचना को निम्न अभिक्रियाओं द्वारा समझ सकते हैं, जिसमें पहली जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, इसके कुछ 5-6 अभिक्रियाएँ हैं, वो सारी पढ़ेंगे हम। तो पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे अपचयन, रिडक्शन। तो ग्लूकोज का अपचयन किस प्रकार से होता है और उस अपचयन से क्या प्राप्त होता है, और ये अपचयन अभिक्रिया ग्लूकोज में किसकी उपस्थिति को बताएगी, ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए, जब ग्लूकोज का अपचयन करवाते हैं तो ये अपचयन करवाते हैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, और HI के साथ इसको गर्म किया जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो इसके साथ में ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करते हैं HI के साथ। जैसे इसको गर्म करते हैं तो इससे एक एन हेक्सेन, एन इसलिए लगाया क्योंकि नॉर्मल हेक्सेन होती है 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला, जिसमें CH3 CH2 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 CH3 ये 6 कार्बन होते हैं, और ये एन हेक्सेन प्राप्त होती है। एक सीधी श्रृंखला में 6 कार्बन की एक श्रृंखला प्राप्त होती है, एन हेक्सेन प्राप्त होती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, क्योंकि C6H12O6, तो C6 बोला है, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, और वो भी एक सीधी श्रृंखला में ये 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप नीचे, ये एक संरचना बनाई थी अपन, CHO CHOH का होल 4 CH2OH, तो एक ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 1 5 और एक नीचे CH2OH, 6 हो गए। 6 कार्बन इस प्रकार से देखो, ये तीर के ये लगा के डैश लगा के इसको दर्शाया गया, तो एक सीधी रंग श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। अब इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज संरचना, इसको HI के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। जैसे इसको गर्म करेंगे तो जितने भी इसमें O हैं और O के साथ जुड़ा हुआ H है, वो सारे के सारे हट जाएंगे। जितने भी ये O और O के साथ में जुड़े हुए H है ना, ये सारे के सारे हट जाएंगे, और इनके साथ में H जुड़ करके और ये H2O का निष्कासन कर लेंगे। देखो 6H2, ये H और OH H2O का निष्कासन कर लेंगे। बाकी यहाँ से O हटेंगे तो O सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो उसके स्थान पर भी यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे, H जुड़ जाएंगे। तो इसलिए 14H यहाँ पे इसके साथ में जुड़ करके और एक सीधी श्रृंखला बनेगी, और ये बनेगी एन हेक्सेन की, ये रही CH3 CH2 का होल 4, इसका मतलब CH2 4 है ऐसी लाइन में, और फिर लास्ट में CH3, तो 6 हो गए, 4 और 2 साइड के CH3 तो 6, यानी एन हेक्सेन। साथ में H2O बन गया, और साथ में जो I था इसके अंदर, ये 14HI में, ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि HI जो होता है वो अधिक्रियाशील होता है, इसलिए I2 में बदल जाएगा। तो 7I2 यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का अपचयन करवाते हैं तो एन हेक्सेन 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला बनती है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया पहला, इसकी पहली अभिक्रिया जिससे 6 कार्बन की उपस्थिति का पता चला है। अब आगे और इसकी 4-5 अभिक्रिया हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें, और इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि औरों तक भी ये क्लास पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।